Hello everyone, so welcome to the YouTube channel of Engineer Career Point. I am Vinesh Sharma, your mentor of mechanical engineering here. So आज मैं आपके पास इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि अब आपके पास यहाँ पे आपका जो अपकमिंग एग्जाम है जेई का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इस केस में अब आपको पता है जैसे जो पी का जो एग्ज़ाम आपके पास आता है जेई का, काफ़ी सिंपल सा एग्जाम यहाँ पे रहता है, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल भी नहीं है, सिंपल से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल 1 या 2 आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ, ठीक है ना। अब उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे जो बात करेंगे, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से काफ़ी आप ऐसा कह सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट आपके पास है बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट, लेकिन एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम इसे आपके पास यहाँ पे पढ़ते नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आप अपनी जो स्टडी फोकस करते हो वो सिर्फ आईसी इंजन तक ही करते हो। तो आज मैं आपके पास थोड़ा सा इससे रिलेटेड यहाँ पे बात करूँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ पे देखते हो। ओके, अब शुरू करते हैं। आपके पास यहाँ पे सबसे पहले अगर देखो, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंगल ड्राई प्लेट क्लच टॉर्जनल वाइब्रेशंस आर एब्सॉर्ब बाय द कॉइल स्प्रिंग, कशन स्प्रिंग, सेंट्रल हब या फिर क्लच प्लेट। अब सबसे पहले बात आती है क्लच। हमारे पास क्लच होता क्या है आपके पास यहाँ पे, क्लच एक सिंपल सा डिवाइस है जो कि इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा होता है, और जिसका मेन काम आपके पास यहाँ पे क्या है, इंजन को आप यहाँ पे कभी भी एंगेज या डिसएंगेज कर सकते हो मेन पार्ट व्हीकल मेन पार्ट ऑफ द व्हीकल से, ठीक है ना, अपनी व्हील के अकॉर्डिंग। तो इस केस में अब आपके पास यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के क्लचेस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। आपके पास ड्राई क्लचेस होते हैं जो कि सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट में आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं। फिर आपके पास वेट क्लचेस भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके पास फ्रिक्शनल क्लचेस हमारे पास यहाँ पे होते हैं। तो डिफरेंट तरह के क्लचेस आपको देखने को मिलेंगे। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, आपसे पूछा हुआ है कि जो टॉर्जनल वाइब्रेशंस होती है स्प्रिंग के अंदर, वो कैसे आप एब्जॉर्ब यहाँ पे करते हो, किसके थ्रू आप यहाँ पे करते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे आप देखोगे क्लच प्लेट की असेंबली को अगर आप देखो, तो आपके पास एक यहाँ पे क्लच प्लेट लगा होता है, फिर आपके पास क्लच प्लेट के साथ क्लच प्लेट आपके पास लगी होती है, ठीक है। उसका फिर कवर आपके पास, आउटर कवर हमारे पास लगा होता है यहाँ पे, और उस केस में क्लच आपका डायफ्राम स्प्रिंग्स भी लगे होते हैं। अब इस केस में स्पेशली अगर हम बात करते हैं टॉर्जनल वाइब्रेशंस को ऑब्जॉर्व करने के लिए, जो वाइब्रेशन इंड्यूस आपके पास यहाँ पे होती है इंजन की रोटेशन की वजह से, तो उसको हम यहाँ पे ऑब्जॉर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉइल स्प्रिंग, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। अब आपके पास एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हो सके कोशिश करना, ठीक है। आपको ऑलरेडी जिन बच्चों ने आपके पास यहाँ पे एनरोल कर रखा है, उनके पास लेक्चर ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, ठीक है। उसमें आप देखोगे प्रॉपर डायग्राम के साथ आपके पास यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आपको जब भी आप कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अपने माइंड में आपको यहाँ पे इमेज बना के रखनी है कि हम किस कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होगी तो आप बड़े अच्छे से आंसर को यहाँ पे कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में। अब बात करें अगर सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, द टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग दी हेलिकल गियर्स रेदर देन स्पर गियर इन द ट्रांसमिशन सिस्टम। सबसे पहले आपके पास ट्रांसमिशन सिस्टम का मेन काम क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम का मेन काम है आपके पास पावर को ट्रांसमिट करना, कहाँ से, इंजन से पावर को ट्रांसमिट करना डिफरेंशियल तक, जिससे कि वो रेयर या फिर फ्रंट व्हील में आपके पास ट्रांसमिट हो सके। अब इस केस में हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बस यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप देखोगे ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट तरह के गियर्स यूज़ कर सकते हैं, या तो आप हेलिकल गियर का यूज़ करो, या फिर स्पर गियर का यूज़ करो, या फिर हेलिकल गियर्स का आप यूज़ करो। हेलिकल गियर्स कौन से गियर आपके पास यहाँ पे होते हैं, वो गियर आपके पास होते हैं जिनके ऊपर जो टीथ है वो इंक्लाइंड यहाँ पर होंगे, ठीक है ना, जो कि आपके पास शाफ्ट के एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं होते। लेकिन स्पर गियर में अगर हम बात करते हैं, तो जो शाफ्ट की एक्सिस मेरे पास होती है, जिसको मैं डॉटेड कलर की लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस केस में आप देखते हो जो टीथ मेरे पास है वो शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें आपके पास यहाँ पे दोनों की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, हेलिकल गियर जो है वो मोस्टली यूज़ होते हैं आपके पास स्पर गियर, हेलिकल गियर मोस्टली यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में रेदर देन स्पर गियर। ऐसा क्यों, बिकॉज इंक्लिनेशन होने की वजह से जब कोई दो हेलिकल गियर आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं, जब कंबाइन आपके पास होते हैं, एंगेज होते हैं, तो ग्रेजुअल एंगेजमेंट आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपके पास जब हम बात करें स्पर गियर की, स्पर गियर में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है सडन एंगेजमेंट। सडन एंगेजमेंट होने की वजह से होता क्या है, आपके पास यहाँ पे काफ़ी लाउड नॉइज़ आपके पास क्रिएट होती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट फोर्सेस आपके पास यहाँ पे क्रिएट होती है, जो कि गियर को डैमेज भी कर सकती है। इसी वजह से जो स्पर गियर हमारे पास है, उनकी जो स्पीड है वो लिमिटेड आपके पास होती है आपके पास लो स्पीड पे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो स्पीड को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको शिफ्ट करना पड़ता है स्पर गियर से किसी दूसरे टाइप ऑफ गियर में,
ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब आपके पास यहाँ पे हेलिकल गियर जो है वो दोनों की दोनों इन्हीं की एडवांटेजेस को आपके पास यहाँ पे लेके आता है। मतलब इसमें आपको ग्रेजुअल एंगेजमेंट के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो नॉइज लेवल है वो काफ़ी कम आपके पास रहती है एज कंपेयर टू स्पर गियर, और साथ में स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है इसकी। ठीक है, तो यही दो मेन एडवांटेज है जिसकी वजह से आप हेलिकल गियर को प्रीफर करते हो ओवर दी स्पर गियर। और आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम हाई लग्जरीज व्हीकल्स की अगर बात करें या फिर आपके पास हाई एंड ट्रांसमिशन सिस्टम्स की बात करें, वहाँ पे हेलिकल गियर की जगह हम यहाँ पे इससे भी ऊपर जा सकते हैं, डबल हेलिकल गियर की तरफ भी आप मूव कर सकते हो। बट कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो आपके पास डबल हेलिकल गियर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हमारे पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम हेलिकल गियर्स को यहाँ पे लेके चलते हैं, तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास यहाँ पे, in automobile the purpose of the vibration damper is to control the torsional vibration, drive the pulley, dampen the engine speed, reduce the speed of the flywheel here। अब आपके पास यहाँ पे सबसे पहले वाइब्रेशन डैम्पर्स की यहाँ पे बात हो रही है, नाम से पता लग जाना चाहिए, इसके लिए तो आपको यहाँ पे ऑटोमोबाइल पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। डैम्पर का मतलब क्या है, यहाँ पे डैम्पर कोई भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि वाइब्रेशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वाइब्रेशन को खत्म करने का मेन काम यहाँ पे करता है। तो अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंजन की, तो ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर जो वाइब्रेशन डैम्पर्स मेरे पास होते हैं, इनका जो मेन पर्पस आपके पास रहता है वो टॉर्जनल वाइब्रेशंस को कंट्रोल करना हमारे पास रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑटोमोबाइल में आप यूज़ करो, काफ़ी जगह पे हम डैम्पर का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एक सिंपल सी मशीन को आपको इंस्टॉल करना है अपने लैब के अंदर, ठीक है ना, तो भी आप मशीन के नीचे एक रबर मटेरियल का यूज़ करते हैं जो कि किसकी तरह एक्ट कर रहा है, डैम्पर की तरह आपके पास यहाँ पे काम करता है, तो ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माउंटेड बिटवीन द इंजन एंड द गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल गियर, फ्लैट बेल्ट ड्राइव, क्लच हेयर। अब आपके पास इस क्वेश्चन को कवर अप करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक स्कीमेटिक डायग्राम हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। स्कीमेटिक डायग्राम में आप देखते हो सबसे पहले हमारा जो मेन पावर हाउस है वो है इंजन। इंजन का मेन काम है आपके पास मेन पावर को जनरेट करना, फ्यूल को बर्न करके। अब यहाँ पे इंजन के साथ यहाँ पे क्या अटैच होता है, इंजन के साथ अटैच होता है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का मेन काम आपके पास यहाँ पे क्या है, जितनी भी साइक्लिक फ्लक्चुएशंस आती है उन्हें कंट्रोल करना। ठीक है, अब इंजन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को प्रोड्यूस करता है। अब आपके पास यहाँ पे लेकिन व्हीकल के केस में अगर आप देखोगे आपको कभी भी आउटपुट जो है वो मतलब कि वेरिएबल आउटपुट आपको देखने को मिलती है। कभी आप व्हीकल को रोक रहे हो, कभी आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो मतलब कि आपके पास यहाँ पे पावर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आता है ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ गियर बॉक्सेस आप इसे बोल सकते हो। ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं, आप इसे गियर बॉक्स का नाम बोलो कि आपके पास यहाँ पे गियर बॉक्स हम यूज़ करते हैं, बिकॉज ट्रांसमिशन सिस्टम में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे गियर बॉक्स के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलती है प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है ना, फिर आपको देखने को मिलता है डिफरेंशियल, फिर आपको देखने को मिलते हैं एक्सल, और फिर आपको देखने को मिलते हैं अपने व्हील। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आपसे पूछा हुआ है इंजन और गियर बॉक्स के बीच में आप क्या यूज़ करते हो इन चारों के चारों। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, हमारे पास यहाँ पे जो हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे आपके पास क्लच का, ये हम क्लच का यहाँ पे यूज़ करते हैं। फ्लाईव्हील को आप ये मत सोचना कि फ्लाईव्हील का आप यूज़ करें, फ्लाईव्हील एक इंटीग्रल पार्ट हमारे पास इंजन का है ताकि आप यूनिफॉर्म पावर को प्रोड्यूस कर सको। ठीक है ना, क्लच बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग इंजन को एंगेज और डिसएंगेज करने के यूज़ होता है। जैसे अगर आप गाड़ी इंजन को रन करना चाहते हो, गाड़ी आपकी स्टॉप रहे, तो उस केस में आप क्या करते हैं, हम क्लच को पूरा दबा के रखते हैं। क्यों, ताकि आपके पास यहाँ पे जो गियर बॉक्स है और जो इंजन है वो क्या रहे, एक दूसरे से डिसएंगेज आपके पास यहाँ पे रहेंगे। तो अगर इवन दो व्हीकल अगर मूव नहीं कर रहा तो भी इंजन क्या करेगा, कंटिन्यूसली रन हमारे पास यहाँ पे करता है। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि हम यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, क्लच का हम यूज़ करते हैं बिटवीन द इंजन एंड बिटवीन द गियर बॉक्स आपके पास यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अ क्लच इज यूजली डिजाइन टू ट्रांसमिट द मैक्सिमम टॉर्क विच इज इक्वल टू द मैक्सिमम इंजन टॉर्क, 80% ऑफ द मैक्सिमम इंजन टॉर्क, 150% ऑफ द मैक्सिमम इंजन टॉर्क, या फिर नन ऑफ द अबव। अब इस केस में अगर आप देखोगे, सबसे पहले क्लच का काम मैं आपको बता चुका हूँ, क्लच की लोकेशन आप देख चुके हो, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, गियर बॉक्स और इंजन के बीच में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, एंगेज और डिसएंगेज करने का काम आपके पास आता है, अपनी व्हील के अकॉर्डिंग ड्राइवर एंगेज और डिसएंगेज कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ क्लच यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं, क्लच को जब भी आप डिजाइन करोगे हमेशा आप इंजन
मैक्सिमम इंजन टॉर्क से काफ़ी ज़्यादा पे आप उसे डिज़ाइन करते हो। क्यों? ताकि वो आपके पास यहाँ पे पीक इंजन लोड को या पीक इंजन स्पीड, पीक इंजन पावर को आपके पास क्या कर सके, हैंडल कर सके इजीली। दैट इज़ वाई जब भी आप इसकी डिज़ाइनिंग करते हो हमेशा यहाँ पे हम 150% ऑफ द मैक्सिमम इंजन टॉर्क के कॉरस्पॉन्डिंग क्लच को डिज़ाइन यहाँ पे करते हैं। इसका यहाँ पे ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट पार्ट, द पार्ट ऑफ द कवर असेंबली दैट होल्ड द प्रेशर प्लेट अगेंस्ट द क्लच प्लेट आर गोइंग टू बी नोन एज। अब देखो क्लच के अंदर भी आपके पास डिफरेंट पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आपके पास यहाँ पे प्रेशर प्लेट आपके पास रहती है, आपके पास आउटर कवरिंग रहती है, डायफ्राम स्प्रिंग्स आपके पास यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें असेंबली की, तो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट को आपके पास होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे स्प्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे, क्लच फेसिंग आर यूजली अटैच टू द प्लेट बाय स्टील रिवेट, ब्रास रिवेट, एल्यूमिनियम स्क्रू, स्टील स्क्रूज। अब आपके पास क्लच फेसिंग की हम बात कर रहे हैं। देखो क्लच फेसिंग अगेन यहाँ पे जो क्लच असेंबली है उसका एक कंपोनेंट हमारे पास है, प्रेशर प्लेट और कवर के बीच में ये लगता है क्लच फेसिंग। अब इस केस में आपके पास यहाँ पर क्लच फेसिंग को अटैच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं रिवेट्स का। ये ध्यान रखना। रिवेट्स आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो आप स्टील रिवेट का यूज करो या फिर आप ब्रास रिवेट का यूज करो। अब इस केस में हमारे पास जो हम जनरली यूज करते हैं ब्रास रिवेट का यूज करते हैं। क्यों? इवन दो अगर आप देखोगे स्टील रिवेट काफ़ी ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गर है, वेयरिंग को रजिस्ट आपके पास यहाँ पे करता है, लेकिन क्लच फेसिंग जो कि अभी मैंने आपको बताया था स्कीमेटिक डायग्राम कि इंजन था, इंजन के बाद आपका यहाँ पे फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील के बाद क्या आपका क्लच है। तो हमारे पास यहाँ पे क्लच और फ्लाईव्हील के बीच में जो कनेक्शन बनता है, ठीक है ना, उसके लिए हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि ब्रास रिवेट का आपके पास यहाँ पे यूज़ करें। क्यों? बिकॉज आपके पास ब्रास जो है सॉफ्टवेयर मटेरियल आपके पास यहाँ पर है, तो अब आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें हाई स्पीड पे ये वेयरिंग को इसको हैंडल आराम से कर सकता है, ठीक है ना। और आपके पास सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से जो हीट जनरेशन की प्रॉब्लम है वो भी आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन अगर आप स्टील रिवेट का यूज़ करोगे तो ये वेयरिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है क्लच फेसिंग के। सेकेंड आपके पास हीट जनरेशन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एक्यूरेट आंसर यहाँ पे रहेगा। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट, by using the synchronizing device the two involved adjacent gears have their speed increased, reduced, equalized और unequalized here. Okay, अब यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम की। देखो एक्चुअली में होता क्या है, जब आप ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करते हो, गियर बॉक्सेस की जब आप बात करते हो, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के गियर बॉक्सेस होते हैं। आपके पास यहाँ पे स्लाइडिंग मैश होता है, ठीक है ना, आपके पास सिंक्रो मैश, आपके पास यहाँ पे गियर बॉक्स हमारे पास होते हैं। अब हर एक गियर बॉक्स की कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलती है। अब जैसे कि अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलर जो गियर बॉक्स आप देखते हो व्हीकल्स के अंदर, इंजन्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर, वो हमारे पास होता है सिंक्रोमेश मैश गियर, ठीक है। जिसके सिंक्रोमेश आपके पास यहाँ पे असेंबली हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस हमारे पास होता है जिसको आप बोलते हो सिंक्रोनाइजर, जिसको आप बोलते हो सिंक्रोनाइजर यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अब सिंक्रोनाइजर का मेन काम क्या होता है? जब भी आपके पास हम गियर चेंज करते हैं, हमारे पास हुआ क्या, हमारे पास एक इंजन की शाफ्ट होती है जो कि कांस्टेंट रोटेट करती है इंजन की हेल्प से। अब आपके पास इस इंजन की शाफ्ट को हमें प्रोपेलर शाफ्ट के साथ क्या कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम किसकी थ्रू हम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे गियर असेंबली के थ्रू करते हैं। अब इस केस में अगर आप देखोगे जो प्रोपेलर शाफ्ट या मेन शाफ्ट हमारे पास है, उसको अगर मैं इंजन शाफ्ट से कनेक्ट करना चाहता हूं तो प्रॉपर स्पीड इक्वलाइज्ड हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए। अगर दोनों की स्पीड इक्वलाइज्ड यहाँ पे नहीं है तो प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन पाता। तो ऐसे केस में हम सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस का यूज करता है, जो कि मेक इंश्योर करता है कि आपके पास जब भी आप गियर शिफ्टिंग करो उस केस में दोनों की जो स्पीड है वो इक्वलाइज हमारे पास यहाँ पे रहे, ठीक है। इक्वलाइज स्पीड होने की वजह से आप जो गियर शिफ्टिंग करते हो वो काफी ज्यादा स्मूथ हमारे पास यहाँ पे करते हो, ठीक है। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी इन दिस केस इक्वलाइज, कि जो दो एडजेसेंट गियर है आपके पास वो अगर वो इक्वलाइज होंगे तभी आप गियर शिफ्टिंग स्मूथली कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइजर यहाँ पर। ओके, इसका आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट डू मैनुअल ट्रांसमिशन इन मॉडर्न पैसेंजर कार यूज टू एलिमिनेट द नीड फॉर डबल क्लचिंग गियर। ओके, देखो अब डबल क्लचिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ। जैसे अगर आप आजकल की बात करो, आजकल तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ियाँ आपके पास आ चुकी है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ हम मूव कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे अभी भी आप यहाँ पे थोड़ा ओल्ड सिलेबस स्टडी करते हो, ठीक है ना। आपके पास आप मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हो।
और मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे मोस्ट पॉपुलर जो रहता है वो आपके पास यहाँ पे सिंक्रोनस गियर बॉक्स यहाँ पे रहता है, जो भी हमने अभी डिस्कस करा। अब आपके पास इससे पहले हम जो यूज़ करते थे, हम डबल क्लचिंग का यूज़ करते थे गियर को शिफ्ट करने के लिए। डबल क्लचिंग में आपके पास क्लच को 2 बार आपको ऑपरेट करना पड़ता था, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हमने एलिमिनेट करा था विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइजर यहाँ पे, ठीक है ना। सिंक्रोनाइजर की हेल्प से आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे डबल क्लचिंग की प्रॉब्लम को एलिमिनेट हमारे पास यहाँ पे करते हो। इसका यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पार्ट, क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ द स्पीड ऑफ द शाफ्ट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, डिक्रीजिंग इट्स लेंथ, डिक्रीजिंग इट्स डायमीटर, नन ऑफ द अबव। क्रिटिकल स्पीड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब जैसे अगर हम बात करें, क्रिटिकल स्पीड का जो कंसेप्ट है वो प्रोपेलर शाफ्ट से रिलेटेड हमारे पास होता है, ठीक है। क्रिटिकल स्पीड वो स्पीड आपके पास होती है, क्रिटिकल स्पीड को वॉलिंग स्पीड भी बोलते हैं, वॉलिंग स्पीड इसको आपके पास यहाँ पे विपिंग स्पीड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, डिफरेंट नाम हमारे पास है, क्रिटिकल, वॉलिंग या फिर विपिंग स्पीड। अब आपके पास क्रिटिकल स्पीड का मतलब है कि अगर कोई भी शाफ्ट मेरे पास हाई स्पीड पे रोटेट कर रही है तो क्या होता है, आपके पास वॉबलिंग शुरू हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, आपके पास वॉबलिंग हो सकती है, मतलब शाफ्ट जो है वो सेंटर से ऊपर या नीचे वॉबल करना शुरू कर देती है, ठीक है ना, हाई स्पीड पे। अब अगर आपके पास यहाँ पे अगर मैं बोलूँ शाफ्ट का जो ओमेगा है, शाफ्ट की जो स्पीड है, अगर ये आपके पास नेचुरल स्पीड या नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि जो ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जो हो रही है, ऊपर नीचे जो वाइब्रेशंस हो रही है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा लार्ज देखने को मिल जाती है। मतलब कि आपके पास यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड आपको देखने को मिल रहा है ट्रांसफर सेक्शन में, ये बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, जो कि शाफ्ट को डैमेज कर सकता है पूरी की पूरी, और उस स्पीड को हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा की जो वैल्यू है वो ओमेगा एन के इक्वल होना चाहिए। अब ये थ्योरी ऑफ मशीन में आप पढ़ोगे कि जो ओमेगा मेरे पास होता है दैट विल बी के बाय एम, ये आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप देखोगे कि हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है जी अपॉन एल के इक्वल यहाँ पे, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में हम यहाँ पे देखें, जैसे अगर कोई 4 व्हीलर की अगर मैं बात करूँ, 4 व्हीलर में भी अगर हम बात करते हैं बसेस की, ट्रक्स की, जो हमारी हैवी व्हीकल्स हमारे पास है, उनमें जो प्रोपेलर शाफ्ट है काफ़ी अगर लंबी होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज अगर आप कर दोगे, ठीक है ना, अगर लेंथ को अगर आप लार्ज कर दोगे तो क्या होगा, ओमेगा की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो ओमेगा एन क्या हो जाएगा मेरे पास, कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में लो स्पीड में आपके पास यहाँ पे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम आपके पास हैवी व्हीकल्स में मल्टीपल प्रोपेलर शाफ्ट का यूज़ करते हैं, जिसको आप कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट, ओके। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ओमेगा एन इंक्रीज यहाँ पर हो, तो आप देख सकते हो फॉर्मूला के थ्रू, अगर मैं लेंथ को कम कर देता हूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ओमेगा होगा एंड क्रिटिकल स्पीड होगी वो क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ आपके पास जाती है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस केस में अगर हम बात करें तो क्रिटिकल स्पीड को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट यू कैन इंक्रीज द क्रिटिकल स्पीड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिटिकल स्पीड होती क्या है, क्रिटिकल स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड पर आपके पास शाफ्ट जो है वो ट्रांसवर्सली वायलेंटली आपके पास यहाँ पे हम कह सकते हैं फेल हो सकती है, ओके। एम्पलीट्यूड आपके पास इन्फिनाइट के इक्वल हो सकता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ रेयर एक्सल यूज्ड ऑन दी ट्रक्स। ट्रक्स की अगर हम बात करें तो उसमें आप किस तरह का रेयर एक्सल यहाँ पे यूज करते हो। देखो, सबसे पहले चीज, जब भी आप स्टडी करते हो, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ोगे या फिर मशीन डिजाइन में आपने पढ़ा होगा, हमारे पास 2 तरह के कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है शाफ्ट, एक होता है एक्सल। शाफ्ट का मेन काम है आपके पास पावर को ट्रांसमिट करना, वेट को, लोड को सपोर्ट करना, है ना। लेकिन आपके पास अगर हम बात करें एक्सल की, एक्सल का मेन काम है आपके पास सिर्फ लोड को सपोर्ट करना, ये पावर को ट्रांसमिट नहीं करता, ठीक है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इस केस में भी अगर हम देखें तो आपके पास रेयर एक्सल की अगर बात करें, व्हीकल्स में डिफरेंट तरह के रेयर एक्सल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे फुली फ्लोटिंग आपके पास होता है, सेमी फ्लोटिंग होता है, 3/4 फ्लोटिंग आपके पास यहाँ पे रहते हैं। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं जैसे कार की, ठीक है, स्मॉल साइज व्हीकल की, उस केस में जो रेयर एक्सल होते हैं वो सेमी फ्लोटिंग टाइप के हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हैवी व्हीकल्स की, चाहे बसेस की बात करो चाहे ट्रक्स की आप बात करो, तो उसमें हम जो यूज़ करते हैं रेयर एक्सल वो फुली फ्लोटिंग टाइप के आपके पास यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनकी जो शेप है, इनकी शेप को देख के आपको पता लग जाएगा कि आपके पास यहाँ पे किस ढंग से वो वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आपके पास लोड को सपोर्ट करते हैं। दोनों में ही डिफरेंट वेज है लोड को सपोर्ट करवाने का, ओके, बस इतना सा डिफरेंस दोनों में रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट,
सेलिसबरी टाइप रेयर एक्सल केसिंग, रेयर एक्सल की केसिंग जो है उसको आप क्या कहते हो, इज ऑल्सो नोन एज बेंजो टाइप केसिंग, यूनिटाइज कैरियर केसिंग, सेपरेट कैरियर केसिंग, या नन ऑफ द अबव यहाँ पे। तो इस केस में अगर हम देखें तो आपके पास सबसे पहले मैं आपको केसिंग के बारे में बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जैसे आप एक चीज़ देखो, ये है मेरे पास केसिंग्स, ठीक है ना। केसिंग को आप जब क्लासीफाई करते हो डिफरेंट वेज हमारे पास होते हैं क्लासिफिकेशन करने के। जैसे कि अब आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन की हुई है। फर्स्ट जो पार्ट आपका दिखा रखा है स्प्लिट टाइप केसिंग दिखा रखा है, जिसमें अब ये जो इसके बीच में डिफरेंशियल आपके पास रहेगा, बाहर आपके पास रेयर एक्सल है, उसके बाहर आउटर व्हील आपके पास यहाँ पे रहेंगे, रेयर व्हील्स आपके पास यहाँ पे रहेंगे। अब आपके पास अगर रेयर एक्सल की केसिंग जो है साइड बाय साइड अगर ओपन होती है तो उसे हम बोलते हैं स्प्लिट टाइप। ओके, अब अगर आपके पास रेयर एक्सल की जो ओपनिंग है वो आप इस ढंग से करते हो, मतलब आपके पास यहाँ से ये ओपन होता है और बीच में अगर आप डिफरेंशियल को प्लेस करते हो तो उसको हम बोलते हैं बेंजो टाइप। इस केस में आपके पास करियर टाइप में कुछ इस तरह की अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सबसे पहले तो कि डिफरेंट तरह की केसिंग्स हम यूज करते हैं रेयर एक्सल के लिए। और इस केस में अगर आप देखोगे जो सेलिसबरी टाइप रेयर एक्सल केसिंग होती है वो कौन सी मेरे पास होती है, उसको हम यूनिटाइज करियर केसिंग भी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्लासेस में भी नोट्स में भी पढ़ोगे, आपके पास प्रॉपर डायग्राम्स आपको थ्रू मिल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है और कौन कौन से केसिंग आपके पास यहाँ पे रहती है। ओके, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पार्ट, द फंक्शन ऑफ अ यूनिवर्सल जॉइंट इज टू अलाउ द प्रोपेलर शाफ्ट टू चेंज द लेंथ, टू बेंड साइडवेज, ट्रांसफर द टॉर्क एट एन एंगल, चेंज इंक्लिनेशन हेयर। सबसे पहले प्रोपेलर शाफ्ट का मेन काम क्या है? प्रोपेलर शाफ्ट गियर बॉक्स और रेयर एक्सल के बीच में लगी होती है। इसका मेन काम है गियर बॉक्स से जो भी पावर आ रही है उसे डिफरेंशियल तक ट्रांसफर करें। आपके पास अगर हम बात करें फोर व्हीलर्स में हैवी व्हीकल्स की, लाइक बसेस और ट्रक्स की, तो उसमें जो प्रोपेलर शाफ्ट आप यूज़ करते हो एक सिंगल प्रोपेलर शाफ्ट नहीं होती, मल्टीपल प्रोपेलर शाफ्ट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सिंपल कार की, ठीक है, एक सिंपल आपके पास यहाँ पे फोर व्हीलर की, तो उस केस में आप देखोगे एक सिंगल प्रोपेलर शाफ्ट से काम चल जाता है। हैवी व्हीकल्स में मल्टीपल प्रोपेलर शाफ्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? ताकि आपको वॉबलिंग की प्रॉब्लम देखने को ना मिले, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सेकंड आपके पास यहाँ पर हम यूनिवर्सल जॉइंट का यूज क्यों करते हैं? यूनिवर्सल जॉइंट आपके पास कहाँ पे लगा होगा? आप देखोगे आपके पास ये प्रोपेलर शाफ्ट है, यहाँ पे गियर बॉक्स है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंशियल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपके पास यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं या तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन केस अगर आप मल्टीपल केस प्रोपेलर शाफ्ट का यूज कर रहे हो तो बीच में भी कहीं ना कहीं आपके पास एक यूनिवर्सल जॉइंट लगा होगा, ठीक है। यूनिवर्सल जॉइंट एक्चुअली में होता क्या है? यूनिवर्सल जॉइंट को आप हुक्स जॉइंट भी यहाँ पे बोलते हो, ये ध्यान रखना। और हमारे पास यूनिवर्सल जॉइंट हो गया, हुक्स जॉइंट हो गया, इनका मेन काम है कि कोई भी दो शाफ्ट जो कि एक एंगल पे इंक्लाइंड हो उनके बीच में पावर को ट्रांसमिट करना। अब अगर आपके पास यहाँ पे हम देखें, जब आप जॉइंट्स की बात करते हो आप दो तरह के जॉइंट्स देखते हो, एक तो आता है मेरे पास यूनिवर्सल या फिर हुक्स जॉइंट, एक आपके पास आता है ओल्डम कपलिंग, ये ध्यान रखना, ये आपने थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ा होगा। एक होता है ओल्डम कपलिंग। अब जो ओल्डम कपलिंग होता है ये अगेन दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए आप यूज करते हो, लेकिन रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि दो शाफ्ट जो है एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, दोनों ही शाफ्ट के बीच में क्या होना चाहिए? एक लेटरल मिस अलाइनमेंट हमारे पास होनी चाहिए, मतलब एक वर्टिकल गैप, मतलब आप कह सकते हो एक पैरेलल गैप हमारे पास होना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सल जॉइंट जो है वो किस लिए यूज होता है? यूनिवर्सल जॉइंट इसलिए यूज होता है अगर आपके पास दो शाफ्ट है, दो शाफ्ट को आपको कनेक्ट करना है, इनके बीच में कुछ एंगुलर आपके पास यहाँ पे क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? हम यूनिवर्सल जॉइंट का यूज यहाँ पर करते हैं, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कर सकता है? ये आपके पास टॉर्क को ट्रांसफर कर सकता है एट एनी एंगल मेरे पास, बिकॉज जब व्हीकल रन कर रहा है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस आपके पास इंड्यूस होती है व्हील्स में, उससे थ्रू आपके पास प्रोपेलर शाफ्ट की जो लोकेशन है वो लगातार वेरी कर सकती है। ओके, ये ध्यान रखना। तो 13 का सी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ प्रोपेलर शाफ्ट इज मेड फ्रॉम स्टील, गन मेटल शाफ्ट, स्टील ट्यूब या फिर कास्ट आयरन रोड आपके पास यहाँ पे। तो इस केस में अगर आप देखोगे आपके पास जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, तो उस केस में हम स्टील ट्यूब का यूज़ करते हैं सेंट्रल पोर्शन को बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, टू पीस प्रोपेलर शाफ्ट रिक्वायर अ यूनिवर्सल जॉइंट, सेंट्रल सपोर्टेड बेयरिंग, शाफ्ट टू बी सॉलिड। तो आपको मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, इंक्लिनेशन हो सकती है वाइब्रेशन की वजह से, तो आपके पास क्या हो सकती है? एंगुलर मिसअलाइनमेंट हो देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट पार्ट,
इन अ डिफरेंशियल द रिंग गियर इज बोल्टेड ऑन द डिफरेंशियल हाउसिंग, डिफरेंशियल केस, एक्सल हाउसिंग, ड्राइव पिनियन आपके पास यहाँ पे। सबसे पहले डिफरेंशियल क्या होता है आपके पास, डिफरेंशियल में रिंग गियर आपके पास होता क्या है। डिफरेंशियल एक बहुत ही असेंशियल कंपोनेंट है किसी भी व्हीकल के अंदर, ठीक है ना। अगर आप देखोगे डिफरेंशियल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो रेयर साइड के मतलब कोई भी जो पेयर है व्हील्स का, उनको डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है ना। उनकी स्पीड को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल। डिफरेंशियल आपके पास यहाँ पे सबसे असेंशियल कंपोनेंट होता है, क्योंकि कॉर्नरिंग के टाइम पे या आपके पास अगर एक टायर किसी वेट रोड पे आ चुका है, गीले रोड पे आ चुका है, पानी के नीचे है, पानी के ऊपर है, और दूसरा ड्राई कंडीशन पर है, तो उस केस में स्पीड वेरिएशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है डिफरेंशियल आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। डिफरेंशियल गियर के अंदर असेंबली होती है, काफी सारे गियर्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें जो सबसे बड़ा गियर है उसको हम बोलते हैं रिंग गियर। अब जो रिंग गियर है वो डायरेक्टली आपके पास डिफरेंशियल केसिंग के साथ यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है। कैसे ऑपरेट करता है ये आपको सब अपने नोट्स में आपको सब मिल जाएगा, ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट पार्ट, टू टेक केयर ऑफ द डिफरेंस इन द ड्राइविंग एंगल एज रेयर एक्सल मूव्स अप एंड डाउन द प्रोपेलर शाफ्ट हैज वन और मोर। चलो ये तो सेम क्वेश्चन आपके पास आ गया। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट, वर्लिंग ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट इज मेनली ड्यू टू दी, वर्लिंग क्यों होती है आपके पास यहाँ पे, द ट्रांसमिशन ऑफ द टॉर्जनल वाइब्रेशंस ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, the use of a sliding joint in the propeller shaft, the use of a universal joint in the drive, lack of balance and excessive length of the propeller shaft। सबसे पहले वर्लिंग के बारे में मैंने आपको क्या बोला, वर्लिंग का मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी शाफ्ट है तो जब ये हाई स्पीड पे रोटेट होगी तो आप देखोगे ये वॉबल होना शुरू हो जाती है, ऊपर नीचे वॉबल होना शुरू होती है। अब ये वॉबल करी क्यों, वॉबल इसलिए होता है बिकॉज अगर शाफ्ट की लेंथ एक तो बहुत ज़्यादा हो तब आपको वॉबलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बिकॉज सेंट्रल में आपके पास सपोर्टेड कुछ भी सपोर्ट प्रोवाइडेड नहीं है। सेकंड, मेन प्रॉब्लम आपके पास होती है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मेरे पास शाफ्ट का, वो इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता। तो आपके पास एक हल्की सी इसेंट्रिसिटी होने की वजह से शाफ्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीच में आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है वॉबलिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं है, लैक ऑफ बैलेंस है, या एक्सेसिव लेंथ है प्रोपेलर शाफ्ट की, या आपके पास ये कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो उस केस में वॉबलिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, ओके, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सल शाफ्ट ऑफ अ सेमी फ्लोटिंग रेयर एक्सल इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल थ्रस्ट ओनली, एक्सियल थ्रस्ट एंड द बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस ओनली, बेंडिंग, टॉर्जनल स्ट्रेसेस एंड एंड थ्रस्ट हियर। अच्छा, सबसे पहले एक्सल शाफ्ट की बात कर रहे हैं, मेन काम इसका पावर को ट्रांसमिट करना भी होता है, लोड को आपके पास यहाँ पे लोड को हैंडल करना भी हमारे पास होता है। तो जब पावर ट्रांसमिट हो रही है तो टॉर्जनल स्ट्रेसेस काफ़ी ज़्यादा जनरेट हमारे पास होती है, ये ध्यान रखना पावर ट्रांसमिशन के टाइम पर। और अगर आपके पास लोड भी सपोर्ट कर रहा है तो उस केस में बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आपको देखने को मिलती है। और अगर कोई व्हीकल टर्न ले रहा है, ठीक है ना, तो जब व्हीकल टर्न लेता है तो आपके पास रेयर एक्सल के ऊपर एक एंड थ्रस्ट भी लगता है यहाँ पर, ठीक है, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल या ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। नेक्स्ट पार्ट, फ्लोटिंग एक्सल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द टॉर्क ट्रांसमिटेड डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन वेदर आर द फ्रंट और रेयर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, टॉर्जनल, वर्टिकल या फिर लेटरल हो, टू विच दे आर सेटिस्फाइड, सब्जेक्टेड हियर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड द नंबर ऑफ बेरिंग यूज्ड एट द वर्क हियर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके पास जब भी हम फ्लोटिंग एक्सल को क्लासीफाई करते हैं तो जनरली ये आपके पास किस बेसिस पे करते हो कि हमारे पास किस फ्लोटिंग एक्सल किस किस टाइप की है, आपके पास कितनी बेयरिंग्स आपके पास यहाँ पे लग रही है, इसके बेसिस पे आप यहाँ पे करते हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, नहीं, आपके पास यहाँ पे बेसिस ऑफ टाइप पे करते हो कि नंबर ऑफ बेयरिंग्स के बेसिस पे नहीं करते आप इसे, ठीक है। आप यहाँ पे करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कि किस किस तरह की फोर्सेस यहाँ पे लग रही है, टॉर्जनल लग रही है, वर्टिकली लग रही है, लेटरल लग रही है, उसके बेसिस पे भी आप वो करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ज्यादा बेटर आंसर आपके पास यहाँ पे रहेगा एज कंपेयर टू ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पार्ट, मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर आर डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिव, वेलोसिटी सेंसिटिव, एक्सेलरेशन सेंसिटिव, फोर्स सेंसिटिव, ओके। अब आपके पास देखो
शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या कर रहा है बेसिकली, शॉक एब्जॉर्बर जो भी वाइब्रेशन इंड्यूस होती है जब भी कोई व्हीकल रन करता है किसी सरफेस के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस आपके पास क्रिएट होती है, तो उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आपके पास जनरली जो शॉक एब्जॉर्बर पहले हम जो यूज़ करते थे स्टार्टिंग में, वो डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिव होते थे। मतलब जो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी, आपके पास वाइब्रेशंस जितनी ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड की आपको देखने को मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग शॉक एब्जॉर्बर आपके पास ऑपरेट करता था। लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में अब आपके पास हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो अब आजकल हम जो यूज़ करते हैं वो होते हैं वेलोसिटी सेंसिटिव। मतलब कि स्पीड व्हीकल की स्पीड के बेसिस पे डैम्पिंग जो है वो लगातार चेंज होती है, तो उसके बेसिस पे अब ये क्या कर रहा है, ऑपरेट हमारे पास करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अगर आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल मेरे पास होती है। तो अगर हाई स्पीड है तो हाई स्पीड में जो डैम्पिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो सेंसिटिव आपके पास यहाँ पे रहेगी, हाईली डैम्प्ड रहेगा। लेकिन अगर लो स्पीड है तो डैम्पिंग आपके पास यहाँ पे कम रहती है, ओके, ये ध्यान रखना। तो वेलोसिटी सेंसिटिव हम आजकल शॉक एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, स्प्रिंग आइज इन केस ऑफ कार आर यूजली लाइंड विद दी ब्रॉन्ज बुशेस, रबड़ बुशेस, स्टील और मेटल बुशेस हेयर। अच्छा, स्प्रिंग आइज होती कहाँ लगी हुई, स्प्रिंग आई लगी होती है लीफ स्प्रिंग के ऊपर, है ना। आप यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम की अगर हम बात करें, शॉक एब्जॉर्बर्स की अगर हम बात करें, तो हम लीफ स्प्रिंग्स का यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर। आप जैसे हैवी व्हीकल्स में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ आपको देखने को मिलता है। मॉडर्न व्हीकल में तो चलो हम लीफ स्प्रिंग, मॉडर्न जो कार्स होती है उसे लीफ स्प्रिंग की जगह हम कोई दूसरा कॉयल स्प्रिंग वगैरह यूज़ हम करते हैं या न्यूमेटिक स्प्रिंग्स का यूज़ करते हैं। लीफ स्प्रिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे स्प्रिंग आइज लगी होती है एंड पे, सॉरी, लीफ स्प्रिंग के एंड पे आपके पास स्प्रिंग आइज हमारे पास लगी होती है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे इसकी जो लाइनिंग हम यहाँ पे जो करते हैं वो जनरली हम रबड़ बुशेस से करते हैं, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये आपको थोड़ा डिफॉर्म हो सकता है, आपके पास यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम रबर बुशेस का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना ताकि ये आराम से डिफॉर्म हो सके वाइब्रेशन के टाइम पे। नेक्स्ट पार्ट, मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर में कौन सी गैस का आप यूज़ करते हो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मॉडर्न जो शॉक एब्जॉर्बर हमारे पास वहाँ पे होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज नाइट्रोजन गैस हाई प्रेशर पे आप अच्छे से ऑपरेट हो सकती है, थोड़ी सी इनर्ट टाइप की आपके पास ये गैस यहाँ पे रहती है। अगर आप बात करोगे यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर की होती है, तो सेफ्टी कंडीशन की, सेफ्टी परस्पेक्टिव से हम हाइड्रोजन को अवॉइड यहाँ पे करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेशर लॉस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ऑक्सीजन गैस काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव आपके पास यहाँ पे होती है, ओके। तो ध्यान रखना किस गैस का हम यूज़ करेंगे, हम नाइट्रोजन का ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट पार्ट, जिंक लाइनर बिटवीन द लीव्स ऑफ अ स्प्रिंग्स आर समटाइम यूज्ड to improve the fatigue life, decrease the vibration, provide the damping और prevent squeaking hair। अच्छा, जिंक लाइनर की बात हो रही है बिटवीन द लीव्स ऑफ द स्प्रिंग। आपने देखा होगा इस तरह के लीफ स्प्रिंग लगे होते हैं आपके पास यहाँ पे अनइक्वल लेंथ के, ठीक है। हैवी व्हीकल्स में तो दिख जाते हैं, कार और में आपके पास यहाँ पे नहीं दिखते, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपके पास यहाँ पे जो लीफ ऑफ द स्प्रिंग होती है ये इंडिविजुअल लीफ है बेसिकली, ठीक है ना, ये लीफ है आपके पास यहाँ पे। तो जो लीफ ऑफ द स्प्रिंग है इनके बीच में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जिंक की लाइनिंग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपके पास जब यहाँ पे अगर कोई वाइब्रेशंस इंड्यूस हो रही है, शॉक आ रहा है, तो जब दो लीफ एक दूसरे के साथ स्लाइड होंगे तो उसके इसमें एक स्क्वीकिंग की साउंड आपके पास आती है, तो वो साउंड आपके पास ना आए उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिंक लाइनर का यूज करते हैं, ठीक है। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट, the vehicle ride will be comfortable if the vehicle weight is kept minimum, sprung weight is kept minimum, unsprung weight is kept minimum, all of the above here। अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि स्प्रंग और अनस्प्रंग वेट का मतलब यहाँ पे हुआ क्या। जैसे अगर हम बात करें स्प्रंग वेट का मतलब क्या है, शॉक एब्जॉर्बर या भी सस्पेंशन सिस्टम हमारे पास है जो वो लोड को सपोर्ट करते हैं। एक व्हीकल का सपोर्ट, व्हीकल का वेट पूरा का पूरा, ठीक है, इंजन का वेट, अगर कोई पैसेंजर बैठता है तो पैसेंजर का वेट आपके पास, आप कुछ सामान रख रहे हो तो वो वेट, वो सारा का सारा स्प्रंग वेट में आपके पास यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा अगर आपके पास गाड़ी खाली है, गाड़ी में आपके पास एम्प्टी है, तो उस केस में जो व्हीकल है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करने की कोशिश करती है, मतलब काफ़ी लाइट फील करती है। लेकिन अगर व्हीकल काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है ना, फुल लोडेड है, उस केस में व्हीकल की जो राइड है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्हीकल राइड कंफर्टेबल तब होगी जब स्प्रंग वेट क्या हो, मैक्सिमम आपको देखने को मिले, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। सेकंड, अनस्प्रंग वेट क्या होता है?
कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि आपका जो कि सस्पेंशन सिस्टम हैंडल नहीं करता, जैसे कि आपके पास व्हील का वेट हो गया, ठीक है ना, आपके पास प्रोपेलर शाफ्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, ये जो वेट हो गया, ये आपके पास प्रोपेलर शाफ्ट, ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं प्रोपेलर शाफ्ट, तो उनका जो वेट हो गया वो अनस्प्रंग वेट में चला जाता है। अब अगर आपके पास यहाँ पे ये वेट अगर जितना मिनिमम होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास व्हीकल की राइड कंफर्टेबल मेरे पास होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्प्रंग और अनस्प्रंग जो है वो दोनों के दोनों इनडायरेक्टली एक तरह से आपके पास बिहेव करते हैं व्हीकल राइड की कंफर्टेबिलिटी के ऊपर। स्प्रिंग वेट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, अनस्प्रंग वेट क्या होना चाहिए, कम से कम मेरे पास होना चाहिए। समझे बात मेरी? तो आपके पास यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दी आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑटोमोबाइल इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, आपको पता है कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या उनका फंक्शन है, तो आप आराम से इस पार्ट को कवर अप कर सकते हो। ओके, तो दैट्स इट, ये था आपके पास यहाँ पे आज की क्लास के लिए, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, ओके ना। आपके पास यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट जैसे ऑटोमोबाइल भी पूरा जो है वो पूरा डिटेल में आपके पास यहाँ पे कवर अप हो रहा है ऑलरेडी, ओके। तो आप नोट्स में ही आपको प्रॉपर इसके डायग्राम मिल जाएंगे, तो कोशिश करना जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो सारे के सारे टॉपिक्स की डायग्राम जरूर देख लेना। अगर आपको डायग्राम यहाँ पे नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो रिक्वायर्ड आपके पास यहाँ पर है। चलो।